ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि रफ डिग्रेडेशन में क्या होता था। रफ डिग्रेडेशन में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को निम्नतर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें कि जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसमें जितने कार्बन एटम्स होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट हमें रिएक्शन के या रफ डिग्रेडेशन के अंत में प्राप्त होता है उसमें एक कार्बन कम होता है इस फाइनल मॉलिक्यूल में। और ये हमारे रिएजेंट्स हैं जिसके द्वारा रफ डिग्रेडेशन का जो मेथड है वो किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी जो कार्बोहाइड्रेट में जो बाकी जो एटम्स हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए यहाँ पर जो है CO2 इसमें से निकल जाएगा। ये जो कार्बन है ये एल्डिहाइडिक कार्बन बनाएगा और ये जो कार्बन है नंबर 3 यहाँ पर वो ये वाला कार्बन है। एक बार और देख लीजिए, ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इसके अभिविन्यास में कोई चेंज नहीं आया है। कुल मिलाकर जो नंबर 1 है वो उसका लॉस है, नंबर 2 CHO में बदल गया है एल्डिहाइड में, यानी रफ डिग्रेडेशन जो है वो एक उच्चतर हायर एल्डिहाइड जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है उसको लोअर एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा मॉलिक्यूल के जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन है एसिमेट्रिक कार्बन के, कायरल कार्बन के, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं इस वाले इन्फॉर्मेशन को रफ डिग्रेडेशन के बारे में। यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे है डी ग्लूकोज और डी मैनोज और इन दोनों में आप देख सकते हैं जो अंतर है। अगर यहाँ ये HOH एंड OH, यहाँ पर भी देखिए HOH और OH इस साइड में है, राइट हैंड साइड में, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन का जो हिस्सा है वो सेम है। यहाँ CHO है वो सेम और यहाँ जो C2 है उसका कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से अलग है। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ दिए हुए हैं। रफ डिग्रेडेशन के होने पर ये जो है इसका लॉस होगा और ये जो कार्बन है वो CHO में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी जो 3 यहाँ पर कायरल एटम्स हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम ये देख सकते हैं कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे में C2 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट थे या एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन रफ डिग्रेडेशन के बाद जो निम्नतर या लोअर कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है वो एकदम सेम है डी ग्लूकोज और डी मैनोज का, क्योंकि पहला और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मायने नहीं रख रहा है। यहाँ पर इसका लॉस है और इसका कन्वर्शन है COH में, और ये जो तीनों हैं वो एज सच यहाँ पर उनका कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। In the following reaction of D-glucose the product P is formed। तो ये हमको दिया हुआ है डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये रिएजेंट्स हमें दिए हुए हैं और ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। पूछा है among the following compounds the one which will give the same product P। तो डी ग्लूकोज का इन रिएक्शन कंडीशंस में जो प्रोडक्ट P बनेगा, इन चारों में से वो कौन सा है जो यही प्रोडक्ट देगा। हमने अभी देखा कि वो मॉलिक्यूल जिनके पहले और दूसरे के अलावा बाकी 3 का कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लूकोज के बराबर होगा वो ये प्रोडक्ट देगा। डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन ये रहा और आप देख सकते हैं कि इधर जो राइट हैंड साइड में HOH OH, ये HOH OH, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन है। हम ढूंढते हैं इनमें इन चारों में कौन सा किसके पास है। इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है और यहाँ पर भी नहीं है। तो ये दोनों जो पहले दोनों एटम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे और एक लॉस हो जाएगा। बाकी तीनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये भी वही प्रोडक्ट देगा, डिग्रेडेड प्रोडक्ट रफ डिग्रेडेशन के द्वारा। और ये जो रिएजेंट्स हैं वो रफ डिग्रेडेशन के रिएजेंट्स हैं, जैसा कि आपने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या होता था। ओसाजोन फॉर्मेशन में हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को लेते हैं, एक फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, फिर 2 मॉलिक्यूल और इसके साथ रिएक्ट करते हैं और टोटल 3 मॉलिक्यूल्स के बाद आप देख सकते हैं कि ये ओसाजोन बन रहा है। फर्दर जो इसका फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो ये जो सेकेंड फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये C डबल बॉन्ड O में इसको कन्वर्ट कर देता है इस वाले कार्बन को, और फिर ये रिएक्शन ओसाजोन का हमें ये प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा देख लेते हैं, ये है ओसाजोन फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म। और आप देख सकते हैं कि पहला फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है C1 के साथ, इसने C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट किया है। सेकंड जो फिनाइल हाइड्रोजन है उसने OH को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट किया। तीसरे वाले फिनाइल हाइड्रोजन ने इस तरह से C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करके ये फिनाइल हाइड्रोजोन या ओसाजोन बनाया है। और ओसाजोन क्योंकि इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके अंदर, इसलिए फर्दर ये रिएक्ट नहीं करता और ये स्टेबल है। इसके अलावा एक चीज़ और आप देख लीजिए यहाँ पर कि एप्लीकेशन ऑफ ओसाजोन reaction to D-glucose and D-mannose demonstrates that these compounds differ in the configuration at C2 only। हमने इससे पहले भी D-glucose और D-mannose का हमने स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है और देखा कि इन दोनों में जो C2 का कॉन्फ़िगरेशन है एक दूसरे से अलग है। और अब जानते हैं कि अभी आपने देखा कि मैकेनिज़्म में जो सेकंड जो कार्बन COH है वो C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है दोनों में ही। और C2 के अलावा बाकी जितने सारे कार्बन हैं वो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में सेम है। तो जब ओसाजोन बनेगा डी ग्लूकोज और डी मैनोज का वो एकदम एक जैसा बनेगा, क्योंकि उसमें नीचे के जो बाकी C1 और C2 के अलावा जो बाकी कार्बन है उनके जो कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास है वो एक जैसे हैं। ये मैकेनिज़्म हमने देख ही लिया था। एक और इन्फॉर्मेशन ये देखिए डी ग्लूकोज है, ये डी मैनोज है, और इन्होंने जब ओसाजोन इनका फॉर्म होता है वो दोनों का एक जैसा होता है, क्योंकि ये जो तीनों कायरल कार्बन है उनका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। और ऊपर के दो जो कार्बन एटम्स हैं वो इस तरह से उनका रिएक्शन होता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन है हमारे पास, डी ग्लूकोज ये फिनाइल हाइड्रोजन के 3 इक्विवेलेंस दिए हुए हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कैटलिस्ट है। पूछा गया है कि इनमें से इन चारों में से वो कौन से कंपाउंड होंगे। कंपाउंड और कंपाउंड यहाँ पर कंपाउंड्स दिया हुआ है, यानी एक या एक से अधिक आंसर हो सकते हैं जो कि वही ओसाजोन देंगे। देखिए एक बात याद कर लीजिए कि इनैंशोमर्स हैव आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डिसोसिएशन स्ट्रेंथ, रिएक्शन रेट्स एंड सॉलिबिलिटी। तो इनैंशोमर की ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान रखना है। इनैंशोमर यानी प्रतिबिंब रूप जैसे डी और एल। तो प्रतिबिंब रूप जो है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स इत्यादि एक जैसे होते हैं। The only variable in which they can be distinguished is the direction of their refraction of plane polarized light। यानी उनकी इनैंशोमर यानी प्रतिबिंब रूप के ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम होंगे, लेकिन उनका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो एक दूसरे से, या प्रकाशिक जो घूर्णन होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाशिक सक्रियता होती है वो एक दूसरे से विपरीत होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से कौन ऐसा होगा जो डी ग्लूकोज की तरह, ये रहा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसकी तरह ओसाजोन देगा। यानी कुल मिलाकर ये जो 3 कार्बन है इनके कॉन्फ़िगरेशन के बराबर इनमें हमें ढूंढना है उनका सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, या क्योंकि उन्होंने पूछा है सेम मेल्टिंग पॉइंट, वो
मॉलिक्यूल ढूंढिए इन चारों में से जिनका ओसाजोन का सेम मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी ओसाजोन का की संरचना सेम टू सेम हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनैंशियोमर का भी मेल्टिंग पॉइंट सेम टू सेम होता है। तो ये तीन के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए ये तीनों इसमें सेम है, ये तीनों इसमें इसका मिरर इमेज है। तो ये वाला जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है वो एक दूसरे का के प्रतिबिंब रूप हैं। इसीलिए जैसे देखिए OH OH और H, तो OH OH H ये लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट में है। तो उसका मतलब ये दोनों प्रतिबिंब रूप बनाएंगे ओसाजोन का, और इसीलिए ये भी वही ओसाजोन देगा जो डी ग्लूकोज देगा। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए ये तीनों का कॉन्फ़िगरेशन वही है जो यहाँ पे तीनों का कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लूकोज में है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन एकदम अलग है, ना तो प्रतिबिंब रूप है ना तो सेम है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो A, B और C ये तीनों इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, जिनके ओसाजोन का मेल्टिंग पॉइंट वही होगा जो डी ग्लूकोज के ओसाजोन का होगा। याद कर लेते हैं कि देखिए वॉल डिग्रेडेशन, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट के कार्बन एटम्स की संख्या को देखें। यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हैं और उससे वॉल डिग्रेडेशन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है वो भी एल्डोज ही है। अपर हायर एल्डिहाइड को लोअर एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में एल्डोज, हायर एल्डोज को लोअर एल्डोज, उच्चतर एल्डोज को निम्नतर एल्डोज में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करा गया, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया गया जो कि सिल्वर AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ भी इस हाइड्रोलिसिस को अंजाम दिया जा सकता है। कुल मिला के हमें ये देखना है कि ये वॉल डिग्रेडेशन मेथड है जिसमें हाइड्रोक्सिल अमीन, एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस के द्वारा हायर एल्डोज जो है लोअर एल्डोज में चेंज होता है, जिसमें यहाँ जितने कार्बन की संख्या होगी उससे एक कम कार्बन की संख्या फाइनल प्रोडक्ट या एल्डोज में होगी, और इस मेथड को कहते हैं वॉल डिग्रेडेशन मेथड। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राइट द स्ट्रक्चर्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ E, F एंड G इन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिएक्शंस। तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है और हाइड्रोक्सिल अमीन दिया हुआ है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ बना ऑक्साइम, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड को एक्सेस में लिया और एसिटिलेशन हुआ। इन सभी OH जो हैं वो OAC में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद जब इसका AgOH के साथ हाइड्रोलिसिस किया तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो CN है इस वाले कार्बन का लॉस हुआ है, और यहाँ पर ये जो CHOH था यहाँ पर वो CHO में कन्वर्ट हो गया है, और साथ ही जो कार्बन की संख्या है वो कम हो गई है। हमें E, F और G पूछा गया था, तो E, F और G इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर्स इसका लिख सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है, द डाइसैकेराइड के गिव्स सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहली बात इन्होंने बोला है कि कोई कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइसैकेराइड है, उसको K से मार्क किया गया है। वह K जो डाइसैकेराइड है टॉलेंस रिएजेंट के साथ रजत दर्पण का टेस्ट देता है। उसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। उसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर जो है CHO ग्रुप या इसके अंदर CHO ग्रुप होगा जो कि या तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से होगा या तो फिर वाटर में डालने के बाद वो रिंग खुलकर CHO फ्री इसमें मिल सकता है। कुल मिला के इस डाइसैकेराइड में एक जो CHO ग्रुप है वो फ्री हो सकता है जो कि टॉलेंस रीजन को रिड्यूस कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही है कि ट्रीटमेंट ऑफ K विथ MEOH एंड HCl गिव्स मोनोमिथाइल डेरिवेटिव L। MEOH और HCl के साथ वो एक कंपाउंड देगा मोनोमिथाइल जो L से प्रदर्शित किया जा रहा है।
Methylation of K with Me2SO4 and NaOH affords an octamethyl derivative of K, which upon acid hydrolysis gives 1 mixture 1:1 mixture of 2,3,4,6 tetraomethyl uh, डी ग्लूकोज। तो इन्होंने बोला है कि टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन करवा लिया, फिर अगर MEOH और HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो एक एल कंपाउंड मिलेगा, जो कि जिसमें एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। और उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि अगर के का हम कंप्लीट मेथिलेशन करें Me2SO4 और NaOH के साथ, तो ये ऑक्टा मेथल डेरिवेटिव देगा और उस पर 8 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होंगे। उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो हमको देखिए 2D ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो भी डाइसैकेराइड है उसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है। तो हमसे पूछा है कि एक और चीज़ बताइए, द डाइसैकेराइड के ऑल्सो इज ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम माल्टेज। तो माल्टेज से ये हाइड्रोलाइज होता है। और पूछा है कि के और एल क्या है। देखिए इन्होंने आंसर पूरा दिया हुआ है और इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि माल्टेज से हाइड्रोलाइज होता है, यानी वो माल्टोज ही होगा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि टॉलेंस रिएजेंट से ये रिड्यूस हो रहा है, तो उसका मतलब C1 जो है वो माल्टोज का जो हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, और इस तरह से माल्टोज का स्ट्रक्चर है जो ये C1 है इस रिंग का, ये फ्री हो जाएगा इन द सॉल्यूशन, और जिससे कि ये रिड्यूसिंग कार्बन या रिड्यूसिंग ग्रुप की तरह इसने कार्य किया। यहाँ जो C1 है वो ग्लाइकोसाइडिक बंद रिंग दोनों के बीच में वो जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ जो है ये जो C1 है वो रिड्यूस नहीं कर सकता टॉलरेंस रीजन को, ये वाला रिड्यूस करेगा। और के का स्ट्रक्चर तो माल्टोज का स्ट्रक्चर ही है। और इन्होंने ये भी बोला है कि मोनोमेथल डेरिवेटिव ऑफ एल विच डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो पहली बात तो ये है कि ये जो C1 है वही रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। तो जब मोनोमेथाइल करेंगे तो उसका मतलब यहाँ Me लगा देते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो L बन जाएगा। तो दो आंसर के और एल पूछा हुआ है। एल जब जो रिड्यूसिंग नहीं रहता है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा, उसका मतलब C1 पे OMe लगेगा, तो ये है आपका एल जो ये मॉलिक्यूल। और अगर माल्टेज से रिड्यूस हो रहा है तो इसका माल्टोज है के, तो ये उसका आंसर है, ये स्ट्रक्चर। So this is what is for today. Thank you for being with me.